नेक्स्ट टॉपिक है लीगल फ्रेमवर्क। तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी की अगर ऑडिटर ऑडिट करता है तो उसको कौन कौन से प्रोविजन ऑफ स्टैट्यूट एप्लीकेबल है, कौन से लॉ एप्लीकेबल है, कौन से एक्ट एप्लीकेबल है, वो उसको पता होनी चाहिए। क्योंकि वो उसकी ऑडिट कर रहा है तो अपनी ऑडिट प्रोसीजर की वो नेचर, टाइम एंड एक्सटेंड को डिसाइड तभी कर पाएगा ना जब उसको पता होगी कि उस इंश्योरेंस कंपनी को कौन से लॉ एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले उसमें आ जाता है मेन रेगुलेटर जो होता है इंश्योरेंस कंपनी का, वो होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI। सबसे पहले ये पता होना चाहिए ऑडिटर को। उसके अलावा 6 एक्ट और है जिसके नाम दिए गए इसमें। एक बार बस गो थ्रू कर लेना, आपको ज़्यादा इसमें दिमाग रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस एक्ट 1938, IRDA एक्ट 1999, IRDA के रेगुलेशन 1999 के, उसके अलावा IRDA के इन्वेस्टमेंट के रेगुलेशन और IRDAI के प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट के रेगुलेशन। उसके अलावा 5वां द कंपनीज एक्ट 2013, नहीं 5वां नहीं 6ठा है। तो इंश्योरेंस एक्ट 1938, IRDA के रेगुलेशन 99 के, IRDA के रेगुलेशन इन्वेस्टमेंट वाले, IRDA के प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट जो रेगुलेशन है वो वाले। उसके अलावा कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट इंश्योरर की डेफिनेशन है जिसके अंदर 4 पॉइंट है। पहला तो इंश्योरर कौन हो सकता है, एक तो इंडियन इंश्योरेंस कंपनी। सेकंड नंबर है कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से इंश्योरेंस का बिजनेस कैरी आउट करने के लिए कमेंस हुई है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड फोर्थ पॉइंट है फॉरेन कंपनी इंगेजेस इन री इंश्योरेंस बिजनेस थ्रू ब्रांच एस्टेब्लिश इन इंडिया। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर पॉलिसी होल्डर कौन है। इतनी कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है नहीं, जिसका पॉलिसी में इंटरेस्ट होता है वही पॉलिसी होल्डर होता है। उसके अलावा हाँ, ये मेन बात है कि प्रोहिबिशन ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस बाय सर्टेन पर्सन। क्योंकि अपन ने अभी इंश्योरेंस की डेफिनेशन देखी थी तो उसमें फॉरेन कंपनी नहीं था, फॉरेन कंपनी था लेकिन वो केवल री इंश्योरेंस बिजनेस कर सकता है, वो भी इंडिया में ब्रांच एस्टेब्लिश करके। मेन इंश्योरेंस का बिजनेस जो है पर्सन अदर देन इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, इंडिया के अंदर कोई भी इंश्योरेंस का बिजनेस जो है इंश्योरेंस कंपनी जो इंडिया की हो उसके अलावा कोई और कंपनी नहीं कर सकती है। फॉरेन कंपनी री इंश्योरेंस का बिजनेस कर सकती है, वो भी ब्रांच अपनी इंडिया में एस्टेब्लिश करने के बाद। ठीक है, अब सेक्शन जो है 64VB बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इससे रेगुलर मतलब कितनी बार आ चुका है, इससे पास्ट टाइम में आप देखेंगे तो MCQ वगैरह, डेस्क्रिप्टिव, केस स्टडी कुछ भी बन सकता है इससे। तो आपको ये मेन लाइन पता होनी चाहिए कि कोई भी इंश्योरेंस जो है रिस्क को अज्यूम नहीं करेगा जब तक उसको प्रीमियम रिसीव नहीं हो जाता है एडवांस में। ठीक है, नो इंश्योरेंस सेल अज्यूम एनी रिस्क इन इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंश्योरेंस बिजनेस अनलेस द प्रीमियम पेबल इज रिसीव बाय हिम और गारंटीड टू बी पेड बाय सच पर्सन जो स्पेसिफाई है। मतलब प्रीमियम जब तक उसको रिसीव नहीं हो जाता है ना एडवांस में, तब तक वो रिस्क को अज्यूम नहीं कर सकता है अपनी इंश्योरेंस जो मतलब इंश्योरर जो होता है वो इंश्योरेंस करता है तो उसको क्लेम देना पड़ता है ना। जब भी वो जो इवेंट होता है वो हो जाता है या फिर वो मैच्योरिटी आ जाती है तो उसको क्लेम देना पड़ता है। तो वो क्लेम तब तक नहीं देगा, मतलब उस क्लेम की रिस्क उसके ऊपर तब तक नहीं आएगी जब तक प्रीमियम उसको एडवांस में या तो रिसीव नहीं हो गया हो या फिर किसी ने गारंटी नहीं कर दिया हो जो स्पेसिफाई पर्सन है उसने। ठीक है, अब ये घुमा फिरा के यही बात इसमें लिखी हुई है दोनों पॉइंट में। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन इंश्योरेंस कंपनी। सेक्शन 3 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 बोलता है कि हर इंश्योरर जो भी इंडिया में इंश्योरेंस का बिजनेस करना चाहता है उस इंश्योरेंस कंपनी को सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ेगा। इंश्योरेंस बिजनेस करने के लिए एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना जरूरी है, उसके बिना वो इंश्योरेंस का बिजनेस इंडिया में कमेंस नहीं कर सकता है। और ये बात तो अपन ने ऊपर देख ही ली कि अदर देन इंडियन इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में इंश्योरेंस का बिजनेस कोई कर ही नहीं सकता है। फॉरेन कंपनी कर सकती है, वो री इंश्योरेंस का कर सकती है और वो भी इंडिया में अपनी ब्रांच को एस्टेब्लिश करके। नेक्स्ट, अब इंडियन इंश्योरेंस कंपनी की डेफिनेशन इसके अंदर दी हुई है कि ऐसी इंश्योरेंस कंपनी जिसकी एग्रीगेट होल्डिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स बाय फॉरेन इन्वेस्टर इंक्लूडिंग पोर्टफोलियो इन्वेस्टर डू नॉट एक्सीड 49% ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल। ठीक है, मतलब किसी भी इंडियन कंपनी में 49% से ज़्यादा की होल्डिंग किसी फॉरेन इन्वेस्टर के पास में अगर नहीं है तो ही वो इंडियन इंश्योरेंस कंपनी है। मतलब 49 से ज़्यादा अगर होल्डिंग हो जाती है किसी फॉरेन इन्वेस्टर के पास इंडियन इंश्योरेंस कंपनी में तो फिर वो इंडियन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आएगी, फिर अपन उसको फॉरेन कंपनी बोल सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी कैन इंगेज इन री इंश्योर, ये अपन कितनी बार देख लिया ये पॉइंट। फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी जो है वो री इंश्योरेंस का बिजनेस इंडिया में ब्रांच एस्टेब्लिश करके कर सकती है, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम पेड अप कैपिटल, मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी रिक्वायरमेंट है एक इंश्योरेंस कंपनी को, इंडियन इंश्योरेंस कंपनी को मिनिमम 100 करोड़ रुपए की एक्सक्लूडिंग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हटाने के बाद में मिनिमम 100 करोड़ रुपए की जो है उसको पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके अलावा अगर सेबी के कोई रूल रेगुलेशन उसको एप्लीकेबल है तो वो भी उसको कंप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। अब सॉल्वेंसी मार्जिन जो है उसका मतलब क्या होता है कि एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज के ऊपर कितना एक्सेस होना चाहिए एसेट का, तो 50% मतलब ज़्यादा होनी चाहिए, या आप बोल सकते हैं 150%। तो सॉल्वेंसी मार्जिन जो रेशियो जो बना के रखना है वो 150% बना के रखना है। नेक्स्ट है फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक इंश्योरेंस कंपनी को कौन कौन से अपने को बना के चलने हैं इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एक तो बैलेंस शीट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक सेपरेट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उसके अलावा रेवेन्यू अकाउंट बनाना है ईच ईयर, ठीक है। और सेपरेट उसको बना के रखना है फंड ऑफ शेयर होल्डर एंड पॉलिसी होल्डर, इतना उसको बना के चलना है। तो शेड्यूल ए के अंदर क्या होगा, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस जो है उसको कौन कौन से एप्लीकेबल हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो बताया है। शेड्यूल बी के अंदर जनरल इंश्योरेंस कंपनी को कौन कौन से एप्लीकेबल हैं वो बताया है। और शेड्यूल सी के अंदर ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड जो मैटर है दोनों ही कंपनी के लिए, जनरल के लिए भी और बिजनेस ये अपने इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस के लिए, दोनों के लिए शेड्यूल सी में ऑडिट रिपोर्ट की बातें बताई गई है।